आज बिग स्टॉक्स में क्या क्या? देखिए, बिग स्टॉक्स में मैं एक काम करता हूँ, वो पहले एचडीएफसी बैंक रिविजिट कर लेता हूँ, क्योंकि वो जरूरी था। हालांकि हमने शुरू अपफ्रंट डिस्कस किया था, लेकिन अगर वो ग्राफिक्स रेडी हो तो एक बार फिर से रिविजिट कर लेता हूँ बिग स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक, क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का और जिस पर रिएक्शन आने वाला है। और ब्रोकरेज हाउसेस ने पॉजिटिव व्यू लिया है एचडीएफसी बैंक पर, लेकिन जैसा हम कह भी रहे हैं, थोड़ा सा उनका व्यू जो होता है वो अब थोड़ा सा अपने पास के, जैसे कहते हैं लेगेसी के, थोड़े से एक गुलाम भी होते हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा एक व्यू आता है। लेकिन एनआईएम में इम्प्रूवमेंट आई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बैलेंस शीट में साइन के इंडिकेशंस हैं। ये कुछ हद तक बैंक पहले भी कह चुका था जब क्वार्टरली अपडेट आया था। मेरा व्यू यही है कि बॉटम बन चुका है, यहाँ पर बॉटम बन चुका है। अब आगे चलेगा कितना ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आज पिछले कितना चलेगा, क्योंकि फ्राइडे को बड़ी रैली हो चुकी है, ये कहना थोड़ा और टफ है। एमएससीआई का फैक्टर भी है, वो एक गेम चेंजर है। बाकी आपके स्क्रीन पर आएंगे प्राइस टारगेट्स ब्रोकरेजेस के, एक सिर्फ नमूरा को छोड़ दें जो 1660 पर है, बाकी सारों के प्राइस टारगेट 1850 से लेकर 1950 तक के हैं। मेरे ख्याल से आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा जीएसपीएल। जीएसपीएल में को हम डार्क रेड लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ब्रोकरेजेस के व्यूज़ भी देख लीजिए आप, सब ने मंदी का ही नज़रिया लिया है। 330 रुपये तक के प्राइस टारगेट जीएसपीएल पर ब्रोकरेजेस ने लिए हैं। पीएनजी आरबी ने जो नेटवर्क, जो उनका टैरिफ कम किया है 47%, मतलब जितना स्ट्रीट वर्स एक्सपेक्ट कर रही थी उससे भी काफ़ी कम, उससे भी काफ़ी कम है। और 28 से 37% का ईपीएस कट किया है ब्रोकरेजेस ने, 28 से 37% का ईपीएस कट। और 28 से 37% का ईपीएस कट है, प्लस उसमें अगर आप थोड़ी सी ऐड कर दीजिए पीईडी रेटिंग, तो सोचिए स्टॉक कितना गिर सकता है मेरे ख्याल से। और ये रिस्क होते हैं ऐसे स्टॉक्स में, ये ना ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट आ जाए कि आप अच्छा जीएसपीएल मेरे ख्याल से एफएनओ में नहीं है शायद, लेकिन है क्या एफएनओ में जीएसपीएल? मेरे ख्याल से चेक कर लेता हूँ, नहीं एफएनओ में नहीं है। लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी भी एक, गुजरात गैस एक और स्टॉक है जिस पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो भी रेड में रहने वाला है। गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, जीएसपीएल। लेकिन जो भी है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ है, इसकी वजह से इस पर एक हम थोड़ा सा नेगेटिव व्यू लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा मैं आज और बिग स्टॉक्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी रैली आ सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। कुछ तो हो रहा है आदित्य बिरला ग्रुप में, किसी ने तो डिसाइड किया है कि बहुत हो गया, अब थोड़ा काम करो, ठीक है ना। आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर 1.1 मिलियन टन की कैपेसिटी की ग्राइंडिंग यूनिट की बात हो रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात हो रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए, और मेरे ख्याल से इंडिया का नंबर 1 सीमेंट प्लेयर अल्ट्राटेक सीमेंट करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस रैली दिखाएगा, आपको 10,000 की तरफ वापस शायद ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसके लिए ये एक और हमारा बिग स्टॉक हो जाएगा। और फाइनली ध्यान रखिए आप 3 और स्टॉक्स पर, एचपीसीएल, बीपीसीएल और इन पर्टिकुलर इंटरग्लोब एविएशन। मैंने फ्राइडे को भी कहा था इंटरग्लोब एविएशन को लेकर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरग्लोब की कोई ऐसी फ्लाइट नहीं जिससे उस टेंशन का कोई खास इंपैक्ट होने वाला था, तो वो एक बेकार की गिरावट थी जिसको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको यूज़ करना चाहिए था। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट प्लस क्रूड गिरा है, इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जो हमारे रेडार पर है। ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं बिग स्टॉक्स की कड़ी में जो आज रेडार पर रखने हैं। क्विकली वो रैप अप वाली प्लेट भी आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। कोई जीएसपीएल, कोई अल्ट्राटेक सीमेंट, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई बीपीसीएल, एचपीसीएल, कोई इंटरग्लोब एविएशन रखिएगा अपने रडार पे। अच्छा, पैनल के पास जाऊं उससे पहले अपफ्रंट आपने एक बात छेड़ दी थी कि अपने यहाँ तो पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट से, ट्रेडिंग फूफा लोग ले जाते हैं, फॉरेनर्स ले जाते हैं सारा पैसा। फिर आपने कहा था बाद में डिस्कस भी करूंगा, वो अभी भी अटका हुआ है मामला दिमाग में। क्या मामला है ये आशीष? ये मामला ना बहुत बड़ा बनने वाला है, और मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को कहूँगा कि इस चंक को अलग से चलाएं। देखिए हो क्या रहा है इंडियन मार्केट में, अच्छा इसमें कुछ गलत नहीं है, और ना ही मैं इसमें कुछ कह रहा हूँ कि भाई ये कोई इलीगैलिटी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि आप अपना पैसा किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिकी हेज फंड्स बहुत पैसा बना रहे हैं इंडिया में वाया ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो पैसा हमारा लूज हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो ज़्यादातर हेज फंड्स के पास जा रहा है। ये हेज फंड्स क्या करते हैं, ये 2 हेज फंड के बीच में एक केस हुआ, उससे ये खुलासा हुआ। किनके बीच में? जेन स्ट्रीट और मिलेनियम।
जेन स्ट्रीट और मिलेनियम के बीच में केस हुआ है। मिलेनियम पर जेन स्ट्रीट ने उनकी स्ट्रैटेजी चुराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये हमने मेहनत करके एक इंडियन मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाई थी, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी है, हर कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, हम तो अपना उस हिसाब से एल्गो से अपना पैसा बना लेते हैं। जेन स्ट्रीट के 2 एम्प्लॉय थे जो मिलेनियम चले गए थे, ठीक है। जेन स्ट्रीट ने 2023 में ऑप्शन ट्रेडिंग से इंडिया में $1 बिलियन बनाए। सोचिए, हम कहते हैं ना कि 90% F&O ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, यहाँ पे उन्होंने $1 बिलियन बनाए, ठीक है। और मार्च 2024 में उनका मुनाफा 50% घट गया, क्योंकि भाई वो स्ट्रैटेजी कहीं और ले गए, 2 लोग कहीं और ले गए, तो बोल रहे हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी है, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसमें क्योंकि हमने तो काफ़ी इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, आप क्यों हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी लड़ाई है, वो जहाँ पे जाएगी वहाँ पे जाएगी। उससे हमें ये पता चल गया, वो उसमें स्ट्रैटेजी में निकल के आया कि सबसे ज़्यादा पैसा ये लोग इंडिया में बना रहे थे। अच्छा, समीर अरोड़ा की एक ट्वीट है, समीर अरोड़ा ने एक ट्वीट में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स हैं, इनको पता तो होना चाहिए कि भाई दूसरी तरफ कौन है। आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं, अच्छा होता क्या ना, एक्सपायरी वाले दिन चलिए ठीक है 10 रुपये चले गए, चलिए ठीक है 20 रुपये चले गए, चलिए ठीक है 50 रुपये चले गए। अरे ये 10, 20, 50 रुपये तो वो चाहते हैं, वही तो एडअप हो रहे हैं सारे के सारे। क्योंकि जो एक तरफ हैं आप, जो एक नॉर्मल 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये खाने के चक्कर में ट्रेड ले रहे हैं, दूसरी तरफ है एक सोफिस्टिकेटेड एल्गो मशीन। आप उस एल्गो मशीन को नहीं बीट कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते हैं उसको, एल्गो मशीन को भी। ये जो इंडियन मार्केट में इस तरीके से इंट्राडे की वॉलेटिलिटी आ रही है, क्यों आ रही है? डेली ऑप्शंस की वजह से। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, एकदम से मार्केट कोलैप्स होती है, इमीडिएटली रिकवर हो जाती है। हमने उस दिन डिस्कस किया था, क्या हुआ था उस दिन 1:30 पे जब मार्केट 210 पॉइंट गिर गया निफ्टी पे, उसके बाद तुरंत 150 पॉइंट रिकवर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मामला बन रहा है आशीष, मैं इसमें आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये आगे जाके तूल पकड़ेगा ये मामला। होता क्या है, ये क्या करते हैं उनमें से कई ये हेज फंड्स ऑप्शंस लिए इन्होंने, उसके बाद इनकी ही मान लो कोई पोजीशन वगैरह है किसी स्टॉक में, कैश में है मान लीजिए, उसको मार्केट रेट पर धड़ाधड़ काफ़ी बेच दिया, जैसे HDFC बैंक काफ़ी बेच दिया, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें उनको लॉस होगा क्योंकि वो नीचे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पैसा बन जाएगा ऑप्शंस में, कहीं ज़्यादा। आपका अगर 10 करोड़ का लॉस हो गया मान लो HDFC बैंक के उसमें, उस ट्रेड को करने में, लेकिन आपने अगर 100 करोड़ कमा लिया मान लीजिए ऑप्शन से, तो एनी डे यू विल डू दैट। और एक चीज़ होती है, ये हेज फंड्स और क्या कर रहे हैं, ये हेज फंड्स जो इंडियन ब्रोकर्स हैं, जो FII ब्रोकर्स हैं, ये FII ब्रोकर्स को मच हायर कमीशन देते हैं कंपेयर टू लॉन्ग ओनली फंड्स। तो उससे इनको QIPs, ब्लॉक डील्स, इनमें सब में इनको मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। क्या होता है, QIP वगैरह या कोई भी ब्लॉक डील वगैरह ऑब्वियसली डिस्काउंट पे हो रही है और इसमें कोई लॉक इन नहीं होता, तो ये लोग क्या करते हैं, जो ब्रोकरेजेस होती है ना आजकल, थोड़ा सा वो भी अपना बुक, उनको भी ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड चाहिए, वो भी अपनी बुक में से 10-15% इन हेज फंड्स के लिए रखते हैं, कोई कमीशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा मार्केट का, अब ऑब्वियसली इसमें कोई गलती नहीं है, कोई इलीगैलिटी नहीं है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इससे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक तो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में ओवरऑल, और इवन जो अच्छे स्टॉक्स में जो ब्लॉक डील्स QIPs वगैरह होती हैं, उसमें भी क्वालिटी ऑफ बुक खराब हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। भैया बंद करो यार, कोई फायदा नहीं है। लाओ पैनल दिखाओ, गाबा सर तो शायद बंद करके चले ही गए हैं।